नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड द इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि भाई आपको किसी की भी रिकमेंडेशन को नहीं मानना है। हम जनरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं और रखते हैं, और आप लोग भी अपना रखते हो। तो उन सब चीज़ों पे कंक्लूजन होकर डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च को पढ़ के, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एनालिस्ट की जानकारी को जान के, सब चीज़ों को देख के उसके बाद हम लोग एक कोशिश करते हैं कि सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में क्या किस तरह का मूव है, क्या हो रहा है, क्यों पैसा बन रहा है, क्यों पैसा नहीं बन रहा है, क्यों फंड्स सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या है, आगे क्या सिचुएशन होगी। मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि आज अगर किसी को पता हो कि मार्केट में आने वाले बहुत सारी ऐसी कंपनी होंगी जो मल्टीबैगर बनेगी फ्यूचर में, आज के 4 साल 5 साल 6 साल बाद, जो कि मतलब कह सकते हो कि बहुत मैनी टाइम्स दे कैन एबल टू गिव यू रिटर्न। ठीक है, अगर वो कंपनी आज, इवन मैं कहूं प्रोमोटर्स को भी, अगर प्रोमोटर्स को भी उस चीज़ का एहसास हो जाए, बस उन्हें इस बात का तो पता है कि मुझे अभी जैसे आप ही हो, आप और हम हैं, मेहनत हमें क्या लगता है कि हम मार्केट में आए हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है। कोई भी काम ले लो, स्टडीज़ का ले लो, चाहे इन्वेस्टमेंट का ले लो, चाहे आप कैरियर में ग्रोथ की बात कर लो, चाहे बिजनेस की बात कर लो, चौबीसों घंटे दिमाग आपका इस बात पे रहता है कि इसमें मैं अच्छा कैसे कर सकता हूं, मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूं, कमियां कहां रह गई उनको मैं सही कर लूं और आगे अच्छा कैसे कर सकता हूं। और ये निरंतर प्रोसेस बनी रहती है। इवन कह सकते हो कि आप आज मोदी जी को देख लो, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, एक तरह से ग्लोबल लीडर भी मान लो, बड़े हैं, जिनको मतलब कह सकते हैं पूछा जाता है हर जगह पे। लेकिन और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए, एक्चुअली प्रैक्टिकली आदमी अपने लिए ही करता है कि भाई वो कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए या ग्लोबली, तो दैट विल बी काउंटेड इन अ हिस्ट्री। और कौन नहीं चाहता कि हिस्ट्री में किसी का नाम लिया जाए, रखा जाए, ठीक है, अच्छे शब्दों में। तो वो कोशिश करता है, क्योंकि अपनी भूख एक लिमिट तक होती है, उसके बाद चीजें उस लेवल पे आती हैं। हम लोग भी, हम पहले अपना सोचते हैं, चीजों को देखते हैं, उस हिसाब से है। तो बात वो है कि खराब कोई नहीं करना चाहता, पहले आदमी अपने लिए करता है, फिर दूसरी चीजें करता है। सेबी चीफ की बात करूं, जैसे वहां पे वो चेंज हो गए और पुराने सेबी चीफ जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई, तो उनके अपने जो उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब उस न्यूज को मार्केट कैसे लेता है वो कल मार्केट ही बताएगा। और रह गई बात उससे मार्केट पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा, उन सब चीजों में डीपली नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली, मार्केट में जो इंडियन मार्केट में गिरावट है, जिस तरह के रिटेल इन्वेस्टर, सबसे बड़ी पिटाई किस चीज की हो रही है? रिटेल इन्वेस्टर्स की पिटाई हो रही है। बड़े लोग आज भी वही खाना खा रहे हैं, वही घूम रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट दैट इज अलाउइंग देम। ठीक है, बहुत बहुत प्रोमोटर्स की कंपनियां नीचे नीचे आ गई। भाई वो आदमी 10,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है या 50,000 करोड़ का वो आदमी बना हुआ है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल की चीजों के लिए टेंशन में नहीं आएगा। हम आप बिल्कुल बिल्कुल उस ब्रिंक ऑफ द रिवर तक के पैसे को निकाल के लगा देते हैं कि जिसकी जरूरत हमें, मान के चलो, कल फीस भरने के लिए भी है, और उस पैसे को हम लगा के दे रहे हैं। हम अपनी कैपेसिटी को, रिस्क एपेटाइट को देखते नहीं है। और फिर दैट टू कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हमने सही पकड़ा है, हमने सही पकड़ा है। मैं कह रहा हूं इवन प्रोमोटर्स भी अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस को सही नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे अभी काफी ऐसे शेयर्स हैं, इवन आप लोगों के नॉलेज में भी होंगे, जहां पे प्रोमोटर्स ने बाय किया अभी इस गिरते हुए मार्केट में, अपने स्टेक्स को बढ़ाया और उसके बाद शेयर और नीचे जाके गिरा। ऐसी बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज की बात कर रहा हूं वहां पे। तो ये तो एक पार्ट है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? बात इस बात की आती है, शेयर्स चलो बहुत लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग भी कहते हैं। पहली एक बात, मैं देखो 2-3 बातें मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना। एक चीज कि पहली बात तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखो। जैसे एक परिवार होता है ना, उसमें पिता की अपना एक महत्व होता है, माता का अपना एक महत्व होता है, बच्चे का अपना एक महत्व होता है। तीनों में से कोई भी चीज गायब होती है तो वो परिवार पूर्ण नहीं लगता, या मतलब परिवार में जो और भी सदस्य हैं उनका, हर एक का अपना एक महत्व है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक बच्चे की जगह 2 बच्चे हो जाएं और पिता को हटा दिया जाए या माता को हटा दिया जाए या दादाजी को हटा दिया जाए या किसी और को हटा दिया जाए। वो अपना रोल अपना उनका होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसको कहीं से भी देखो रिलेट कर लो, तो पोर्टफोलियो वाइज बात करी जाए कि पोर्टफोलियो में कैसे सर इस चीज को रिलेट करोगे। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बात परिवार में भी आप ये देखते हो कि पिता अपना काम कर रहा है, जॉब कर रहा है,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिता अपना जॉब कर रहा है, वो एक मंथली अर्निंग कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड है कि भाई वो इतने इतने हजार या इतने लाख रुपए पर मंथ कमा पा रहा है, या जो भी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। माता का अपना है, वो अपने हिसाब से कर पा रही है। बच्चों की स्टडीज का वो अपना, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, उनका काम है अपने क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करना, पढ़ाई करना, ठीक है। एक अच्छा करता, वही परवरिश उसको दी जा रही, वही उसको दी जा रही, वही एनवायरनमेंट, वही सब चीजें। एक कुछ अलग फील्ड में करता है, एक कुछ अलग करता है, डेफिनेटली सब कुछ। आप मानते हो इस चीज को? नहीं, क्योंकि माता पिता ने भी सेम परवरिश, सेम खाना, सेम एनवायरनमेंट, सेम सब कुछ देने के बावजूद भी दोनों बच्चों को सेम इक्वल लेवल पे नहीं लाया जा सकता ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो अब आप एज ए प्रोमोटर, जैसे जो माता पिता है एज ए प्रोमोटर, वो कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैं कंपनी को कहां ले जाऊंगा? दोनों बच्चों को वो बहुत अच्छा आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट एज पर द सिचुएशंस, ठीक है, कि उनके लिए अच्छा किया गया, बट कैसे चलती हैं। तो वो चीजें हम कैसे कह सकते हैं कि जब बच्चा वो ग्रो कर रहा होता है, तब उस समय प्रिडिक्टेबिलिटी एक चलती है कि भाई ये पढ़ाई में अच्छा, ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, ये कुछ अच्छा कर पाएगा, ये ऐसा करेगा, ये इस फील्ड में अच्छा करेगा, ऐसा। सेम बात करूंगा मैं कंपनीज की। तो कंपनीज के जैसे हम बच्चे की उनके डिफरेंट एक्टिविटीज और उनके डिफरेंट टेस्ट या उनकी जो भी चीजें होती हैं उनको ऑब्जर्व करके एक एनालिसिस की जाती है कि भाई ये ऐसा प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये मैथ साइड में जाए, ये साइंस साइड में जाए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या समथिंग लाइक दैट, या बिजनेस करे या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो सेम कंपनीज की बात करूं कि जब कंपनीज को हम चेकआउट करते हैं तो कंपनीज को ऐसा नहीं, किसी ने नाम बताया, बहुत छोटी सी चीज है कि कोई भी कंपनी का एक नाम ले दो, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जाके उसे बाय कर लो, चाहे वो एसएमई लॉट की हो, चाहे स्मॉल कैप की हो, क्या मार्केट कैप, क्या कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें केवल नाम पता और प्राइस पता, हमने बाय कर लिया। और उसके बाद देखने बैठ गए, बोले 100 रुपए का था यार, 110 चला गया, 120 चला गया, वाह 130, वाह सर रैली, सैल्यूट यू, ठीक है। और फिर सर ने बताई दूसरी कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी बताई, बोली कि ये कंपनी देख लो। भाई आपने तो अपना दिमाग लगाया नहीं, चीजें की नहीं, सर ने अपनी एनालिसिस करी, वो अपने रिस्क एपेटाइट से बात कर रहे हैं। तो वहां पे जब आप देख रहे हो कि 100 रुपए में खरीदी, 90 गई, 80 गई, सिनेरियो क्या रहा ग्लोबली वो पता नहीं, ठीक है। तो जो कंपनी सबसे दो चार बातें हैं, उनमें सबसे पहली चीज है कि कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको लगे कि कंपनी सही फंडामेंटल्स है, सेक्टर कौन सा है, ग्रोथ रेट क्या है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर्स का क्या हिस्ट्री है, प्रोमोटर्स का विजन क्या है, उसके ऊपर आउटलुक क्या दिया प्रोमोटर्स ने, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी ने पुराने रिजल्ट्स और फ्यूचर आउटलुक क्या दे रखा है, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी कहां पे प्रॉज है, कहां पे कॉन्स है, उन सब चीजों पे कैलकुलेट करके एक प्रोबेबिलिटी बनती है। और ऐसी एक कंपनी आपने स्टडी करी, उसकी एक वैल्यूएशन डिसाइड करी, मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से अप एंड डाउन भी रहा, वहां पे आप लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको नहीं पता कि मार्केट गिरेगा। अगर मान के चलो सितंबर में किसी को पता होता कि मार्केट आने वाले समय में इतना गिरेगा, तो भाई बंदा सबके सब पोर्टफोलियो खाली कर देते। लेकिन ये तब क्या होता कि भाई पूरा का पूरा मार्केट खाली हो जाता। हो सकता है क्या? नहीं। तो फ्यूचर किसी को पता नहीं होता, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं, मार्केट बहुत सही वैल्यूएशंस पे है, पता नहीं अगले 6 महीनों में मार्केट किस तरफ को चले, तो टाइम नहीं करना है मार्केट को। तो अब वहां पे सिचुएशन आई कि भाई कंपनी हम जैसे देख रहे हैं, अब एक कंपनी हमने डिसाइड करी, मानी एक बच्चे पे हमने पैसा लगाया, दूसरा बच्चा भाई ठीक है, उसको भी हमने स्टडी किया, वो मान के चलो फ्यूचर में उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी थोड़ा बहुत कहीं पे थोड़ा पॉजिटिव, कहीं एक एनालिसिस निकाल के आप निकाल के लाए, ये इस सेक्टर से ये चीजें हैं, तो भाई ये इस पे इतना, ठीक है। इस तरह से डाइवर्सिफाई करके 10 सेक्टर में 10 कंपनीज में अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट कैप साइज से आपने रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से आपने अपने पोर्टफोलियो को ब्यूटीफाई किया। अगर मेरी पूरी वीडियोस को देखा होता तो शायद ये बात नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं बहुत ज्ञानी हूं, आपको अपनी रिसर्च करनी है। बात ये है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी चीजें कर रहा हूं, जहां पे मैं बहुत बार गलत भी गया हूं, आगे भी जाऊंगा, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट से आउट हो जाए। आज मैं अगर पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है जो कि सबका आ रहा है, तो मुझे कितना समय हुआ पैसा लगाए हुए, मैंने कितना टाइम व्यतीत किया मार्केट में, क्या केवल अकेला मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, क्या पूरे मार्केट में गिरावट नहीं है, क्या मेरा अकेले का पूरा ही मैंने इस तरह के 10 डिसीजन लिए और 10 के 10 खराब निकल गए कि जहां पे मेरा ही पैसा डाउन हो रहा है, मार्केट में कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो इन सब चीज़ों में बहुत गौर करने की चीज़ें हैं। थोड़ी सी बात यहां पर करूंगा कि भाई देखो कि ये 2009 से डाटा दे रखा है, 2019 तक का डाटा आप देख सकते हो कि ये मतलब दे रखा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब ठीक से एनालाइज कर लूँ तो ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपको जैसे पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है मार्केट की, ये गिरावट, पॉजिटिविटी गिरावट, ये ऑल टाइम हाई पे गिरावट। तो आपको ये 10 बार दिखाई पड़ा होगा कि जब जब मार्केट हाई गया है, जब गया हाई
तो उसने 10.3% करेक्शन दिया, फिर 12.5% हाई दिया तो फिर 9.5% करेक्शन दिया, फिर 31% का हाई बनाया मार्केट ने तो 10.5% का फिर करेक्ट हुआ, 6% का हाई बनाया तो फिर 15.5% का करेक्शन हुआ। तो ये इस तरह से आपको इसके चलने का नेचर बहुत बार समझ में आया होगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जब देखा कि पोटेंशियली काफी बार हाई जाने के लिए ड्यू हो गया, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या कुछ और वजह रही हो कि मार्केट बहुत कम कम ऊपर उठा और गिरावट ज्यादा हुई और ऐसा कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय तक बना रहा, तो मार्केट ने या किसी और रीजन से जो हाइप बहुत तगड़ा दिया तो उसके बाद में गिरावट, लेकिन देख सकते हो गिरावट उसी रेशियो में रही। तो अल्टीमेटली द थिंग्स आर गोइंग अप अगर आपके मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिविटी इज अ परमानेंट और निगेटिविटी एक लिमिटेड है। अब इसमें मैं ये बात कहूं कि खराब कंपनी लेके बैठ गए और फिर पैसा नहीं बनाया तो वो बुल रन में भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में चाहिए। और कोई भी कंपनी जीरो हो सकती है क्योंकि कल को कौन सी कंपनी फ्रॉड हो, आप केवल वो पैरामीटर्स देख रहे हैं कंपनी के, जो पैरामीटर्स आपको वो दिखाए जा रहे हैं। अगर कोई इस प्रोमोटर्स इस इरादे से कंपनी चालू करता है कि भाई मुझे अपना पैसा लपेटना और निकलना है, तो जो है कि वो आप जज नहीं कर सकते हो। आपको एक अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों में पैसा लगा के चलना चाहिए। ठीक है, और फिर देखना चाहिए कि क्या ये मेरे साथ जो हो रहा है ऐसा एवरेजन अमूमन मार्केट में इसी तरह का फ्लो चल रहा है। मार्केट में गिरावट है, अगर स्मॉल कैप में 23-24% का गिरावट है तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में भी गिरावट उसी के आसपास है या कुछ है, या मान लो पॉजिटिविटी है मार्केट में, मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप में। लेकिन ऐसा नहीं कि मिड कैप और लार्ज कैप को मैंने खत्म कर दिया, बोल दिया भाई मैं कंपनीज में आया, मैं लार्ज कैप कंपनी बन गई, दैट इज कंपाउंडिंग कि भाई आपकी मिड कैप लार्ज कैप बन गई। आपको अपने हिसाब से जज और उसके हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। ये चार्ट पे जैसे बात करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ डेट्स दे रखी हैं कि 2009 से लेके, और ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2015-16 तक में जो बीच बीच में दिखाया कि मार्केट जो है बीएससी ये ऐसे दे रखा है, परसेंटेज चेंज कितना कितना आया, तो निगेटिव कितनी बार आया आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 10.3, यहाँ पे 9 पॉइंट, यहाँ 10 पॉइंट, फिर ये जो ब्रैकेट्स में ये गिरावट रही है मार्केट में इस तरह की, और अभी लगभग 16% के आसपास की गिरावट है। ये सेंसेक्स की गिरावट आपको ये बार बार दिखाई पड़ रही है और बीच बीच में ये पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, और ये ऐसा अमूमन कितनी बार हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो करेक्शन की फेज, ये जो गिरावट है 15, 10, 9, 10%, 14%, ये जो गिरावट है ये कितनी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो ये इतनी बार हुआ है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ईयर वाइज भी दे रखा है कि 2010 में ऐसा 3 बार हुआ, ये 3 गिरावट आई 2010 में, 2011 में ऐसा 4 बार हुआ कि मार्केट ने इतना इतना करेक्शन दे रखा था, फिर 2012 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ है 2 बार, देन यहाँ पे 2014 में नहीं हुआ एक भी बार, और यहाँ पे 2 बार 2015 में हुआ, और यहाँ पे 2016 में 1 बार हुआ। तो आप ये इतनी बार गिरावट देख के अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो अमूमन वो तो आपको ऊपर ही और हैंडसम रिटर्न्स में दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी तो बहुत सारी ऐसी होंगी जो मल्टी बैगर्स बन गई हैं। तो हमें आउटलुक कैसा रखना अपने लिए, ठीक है। मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए आते हैं, पहले अपने प्रॉफिट्स को सेव करो, अपने आप की सेफ्टी के लेवल पे लाओ, और फिर जो है मार्केट में एक कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह से आपको सैलरी मिलती है कि भाई एक महीने एक दिन, अब आप ये बताओ कि मार्केट में भी किसी शेयर में इन्वेस्ट किया और 5 साल हो गए हों और आप नेगेटिव में हो, तो या तो वो शेयर खराब है या कंपनी खराब है, आपने वो कंपनी ठीक नहीं ली है, तो उसे आपको चेक करने की जरूरत है, या फिर जो है कि आप उसमें कम समय रहा होगा अगर आप उसमें नेगेटिव में हो। टाइम मतलब आपका 4 से 5 साल नहीं हुए होंगे, ठीक है। और अमूमन जो हम लोग की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको मैं फॉलो करता हूं, वो मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगती है, ठीक लगती है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में गुल्लक में पैसे डालना देखना नहीं है भैया कितना क्या, बस अच्छा सिक्का डाल लो, खोटा सिक्का नहीं डालो गुल्लक के अंदर। खोटा सिक्का डालोगे उसमें जंग लगेगी, वो साथ में उसके जो दूसरा चिपका है शायद उसमें भी जंग लग जाए। तो बेहतर है कि सिक्के आप सही डालो, वो आप देख के डालो कि आपको खरा सिक्का डालना है, ठीक है। तो वो मेरा कहने का मतलब है कंपनी का। और वैल्यूएशन वाइज आप एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये शेयर मान लो आपने 1000 पे खरीदना चालू किया, टॉप से करेक्ट हुआ, देन ओनली आप 1000 में गए, फिर वो 900 गया, 600 गया, मालूम पड़ा उसका 600 तक उसको गिरना है, तो वो रीजंस कुछ भी होने दो, आप उसको एनालाइज करो तो आपने इकट्ठा बड़ा माल ले लिया, देन यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव। मेरा वही प्रोसेस है कि भाई स्लोली एज पर माय फंड्स आई एम इन्वेस्टिंग। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब भी मेरी वही एवरेज में इन्वेस्टमेंट थी, आज भी मेरी वही एवरेज में इन्वेस्टमेंट है, और उस पैसे की इन्वेस्टमेंट है जिससे मेरा लाइफ स्टाइल या मेरी फ्यूचर की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल अटक रही हूँ, ऐसा नहीं करते हैं।
और मार्केट का पोटेंशियली मैं अभी चेक भी कर रहा हूं जीरोधा को, तो उसमें दिखा रहा है कि एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि आपका अभी जो मार्केट गिर के जहां पे जिन लेवल्स पे मेरा रिटर्न बना हुआ है वहां से कह रहे हैं कि आउटलुक है दैट इज 41%। तो अब कहोगे पी की बात, ऐसा एक फैक्टर पे डिसाइड नहीं किया जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पी भाई आपको अच्छी चीजें महंगे पे ही मिलेंगी। अगर मार्केट का इतना करेक्ट हुआ, मेरा ही पोर्टफोलियो करेक्ट हुआ, उसके बाद भी मेरे पोर्टफोलियो की सभी कंपनीज को जोड़ के जो एनालिस्ट हैं दैट इज शोइंग दैट कि योर पोर्टफोलियो इज ऑफ 52 पी, तो भाई वो वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट दे रहा है उन कंपनीज को, यानी वो हाई वैल्यूएशन पे है। वरना अब तक तो गिरने वाले मार्केट में तो वो खत्म हो जानी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात करूंगा कि मैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं कि मार्केट में गिरावट किस वजह से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से है बोला गया, और वाई फॉरेन फंड्स कांट स्टॉप सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आप ये डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों को जाके पढ़ सकते हो कि न्यूयॉर्क बेस्ड और सिंगापुर बेस्ड जो फॉरेन म्यूचुअल फंड फॉरेन फंड्स हैं वो पैसा जो लगाते हैं निकाल रहे हैं, कितना गिर रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं दिखाई पड़ रही मार्केट की, और भी बहुत सारे रीजन से यहाँ दिखा रखा है कि दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, या टैरिफ की वजह से दिक्कत है, या इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा हाई वैल्यूएट हो गया था, या जो भी रीजंस कहे जाएं इस तरह की बात है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, या जो भी अपने स्टेक्स को हो। ठीक है, और एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टेक मतलब निकला है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है धीरे धीरे किस तरह से मतलब कम हुआ, और नाउअडेज जो है चीज़ें नीचे आई हैं, तो उसका इम्पैक्ट बैठेगा ही बैठेगा, और काफ़ी बड़ा पैसा निकला हुआ है, लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास का जो मतलब रुपया निकला हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20.2% कभी हुआ करता था जनवरी 2015 में, अभी ये 16% है जनवरी 2025, और फरवरी में अभी बहुत तगड़ा माल बेचा है, यानी कि अब ये लगभग 15% के आसपास तक मे बी मतलब 80 के आसपास मतलब रहा होगा। तो बात यह है कि आप यहां से देखोगे तो मार्केट में फंड इन्वेस्टर्स का तो यहां पे 20% फंड था, 20+% फंड था 2015 में, और आज 10 साल के बाद जो है आप ये कह सकते हो कि लगभग 10% का मार्केट से प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना फंड्स इनका निकल गया, जबकि महंगाई बढ़ी, चीजें बढ़ी। तो आप इनके रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 10% का इन्वेस्टमेंट अपने मार्केट जो टोटल वैल्यूएशन है अपने इक्विटी मार्केट की, उसमें इनका फेज 10 साल में इतना कम हुआ है। तो अगर उसको भरपाई, लेकिन मार्केट तो ऊपर गया ना, वैल्यूएशंस तो चीजें ऊपर गई है ना। अभी ये वैल्यूएशंस जो भी इंडियन मार्केट की बोला कि वैल्यूएशंस हाई थी, तो भाई एक तो प्राइस करेक्शन हुआ जो कि आप देख रहे हो, और ग्रेजुअली हुआ, 5 महीने लगाया फंड इन्वेस्टर्स, लगातार 5 महीने हो चुके हैं सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम बार हुआ है। तो वहां पे जब वो बेचते चले गए, कोई चीज जो आपको अक्टूबर में पहली बार जब उन्होंने बेचा था माल अक्टूबर 2024 में, उस जगह पे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के जो प्राइजेस थे वो फरवरी 2025 में प्राइजेस उनके नीचे मिले होंगे, जबकि कंपनी के आउटलुक में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो उस जगह पे वो महंगा था कि आज महंगा है। आज अगर वो सस्ता, बट हमें इस बात से रुक रहे हैं, हमारा मन रुक रहा है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति इस तरह की है कि भाई हम, इसका मतलब ये भी नहीं कि घर बार बेच के आप लगा दो, क्योंकि अभी यहां से भी मान के चलो, यहां पे मैं कहूंगा कि अगर इनका जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो स्टेक बचा है 15% के आसपास, मान के चलो कि वो गिरावट को या वैल्यूएशंस को इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए 12% पे आए, या किस लेवल पे रुकेगा जाके, या कंसोलिडेशन देगा, वी डोंट नो द फ्यूचर। बट ये है कि कोई शेयर मुझे उस जगह पे ₹1000 पे मिल रहा था, कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है, और मेरा पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट, मेरा पोर्टफोलियो मुझको उसमें अलाउ कर रहा है, और मेरे फंड्स अलाउ कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक स्टेक या एक शेयर या 2 शेयर से ही एवरेज करता हूं। नहीं है तो भाई आप मत देखो, कोई जरूरत नहीं। जब आपके पास आपका पैसा अर्न होके आए, जिसे आप जॉब करना, जो प्राइमरी चीजें हैं उन्हें आप नहीं छोड़ सकते भाई। मार्केट के बेसिस पे आप इन चीजों को नहीं करते, मार्केट वेल्थ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं भाई, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं। कि ये कोई जॉब थोड़ी ना है कि भाई आप जाके यहां पे महीना भर काम किया और पैसा बन के आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि भाई मैंने एक दिन काम कर लिया मुझे पैसा दे दो। भाई महीना भर पूरा काम करोगे देन ओनली। कोई शेयर लिया है 5 साल होल्ड किया है और फिर भी पैसा नहीं बन रहा है, तो दैट शेयर इज इंडिविजुअल कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, या आपके सिलेक्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं कुछ ना कोई गड़बड़ है, उन पर एनालाइज करो। अभी आप ये बताइए कि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल हार्डली
और हाई वैल्यूएशंस पे, यानी मार्केट हाई था, ठीक है, अगर हमें नहीं पता ना कि और ऊपर कितना जाता तो हम बाय कर रहे थे, ना मैंने उधर टाइम किया ना मैं अब टाइम कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत फंड्स के ऊपर नीचे हो जाए कि भाई वहां मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया हो, यहाँ थोड़ा कम लगा दिया हो, तो ठीक है। तो बट अब मैं जब मैं वहां पे बाय कर रहा हूं, तो वहां जब मैंने बाय किया, अगर मैंने 1000 पे बाय किया एक शेयर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं 700 पे भी बाय करूं, अगर मेरे पास फंड्स हैं तो। नहीं है मेरी, अगर घर की रिक्वायरमेंट है तो कोई बात नहीं, 700 से मालूम पड़ा बाउंस बैक करके वापस 1000 पे पहुंच गया, कोई बात नहीं, कोई उसका रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए कि यार नीचे था मेरे पास, मैंने खरीदा नहीं। भाई मैं रिग्रेट करना ही नहीं है, मेरे पास जब होगा तो मैं एक लूंगा, क्योंकि कंपनी बढ़िया है। कंपनी खराब होगी तो बुल्लन में भी आपको जीरो करेगी। इन इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये माइंडसेट को लेके आओ, और इस माइंडसेट से जब चलोगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चलो। किसी के कह सकते हैं कि किसको कहाँ पे एनालिसिस हो रही, ऐसा भी आपने देखा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के उनके जैसे लाखों करोड़, मतलब हजारों करोड़ रुपए बन गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी बैठ लिया, लेकिन उनकी बैट बड़ी होती है कि भाई आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी में पैसा लगाया, या विजय केडिया साहब ने इस कंपनी में पैसा लगाया, या राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला सर ने इस कंपनी में पैसा लगाया था, वरुण बफेट साहब ने उसमें उस कंपनी में पैसा लगाया था। उनके डिसीजंस भी गलत गए हैं। डीएलएचएफएल में उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, उस कंपनी में पैसा लगाया, अरे भाई जाते हैं गलत बड़े। आप कहोगे कि नहीं सेफ में खेलना चाहिए, अगर मैं कहूं कि रिलायंस की बात करो, बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत, एक भाई ने कहां से कहां पहुंचा दिया और दूसरा भाई ने जीरो कर दिया। और जो दूसरे भाई को जो मिला था ना पैसा, जो कंपनीज मिली थी जब दोनों का बंटवारा हुआ था, तो उसको बेस्ट कंपनीज मिली थी उस समय की, जो टॉप नॉच कंपनीज थी। वो रिलायंस पावर का मुझे आज भी याद है, जब उसका आईपीओ निकला था, उसके बाद वो रीजन मार्केट के गिरने का कुछ भी हो सकता है, बट वो कंपनी के अपनी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं चल पाया, आज उनका पूरा खत्म हो गया। तो आप और कहोगे क्या वो लार्ज कैप नहीं थे उस समय, या जो भी चीजें नहीं थी भाई, तो ये गारंटी नहीं होती है। आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है, एक ही कंपनी पर डिपेंडेंसी नहीं बनानी, डाइवर्सिफाई करना है सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, और पैसा छोटे कंपनी, मिड कैप कंपनी, ऐसी कंपनीज में एक कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब कोई कहता है 30% 40% प्रॉफिट बुक कर लो, तो कंपाउंडिंग कब देखोगे? करो, बिल्कुल वो भी करना है, मैं भी करूंगा। अब मैंने साल प्रॉफिट बुक किए, उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है, मैं अभी चलो वो अलग बात, मैं पे नहीं उतना बनता, तो उतना ज़्यादा के चक्कर में नहीं हूं। अगली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी और मार्केट अभी अभी देखो, मार्केट अभी टाइम करेक्शन भी देगा, ये प्राइस करेक्शन तो काफी हो सकता है टाइम और प्राइस दोनों चले, तो उस समय पे अगली जो सेविंग्स होंगी उनमें हम धीरे धीरे लगाएंगे। एक्साइटेड होकर ज्यादा भी नहीं लगाएंगे कि भाई मैं मार्केट गिरा हुआ पता नहीं कहां बॉटम बनाएगा, लेट इट भी, चलता रहेगा भाई। फंड में से जब तक सेलिंग करेंगे तब तक भाई वैल्यूएशंस कभी तो ठीक होंगी, तो तब चलेंगी चीज़ें। गवर्नमेंट के डिसीजंस हो गए और चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों पे आपको समझ के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है, और ये बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड लेता रहता हूँ। तो किस तरह का मार्केट, 10 थिंग्स दैट विल डिसाइड स्टॉक मार्केट एक्शन ऑन मंडे, तो ये सब चीज़ें अपडेटेड वगैरह की क्या है, कुछ है। हाउ एनालिस्ट रीड द मार्केट पल्स, जियोजित फाइनेंशियल्स ने बोला है कि कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगाया 25%, तो यहाँ का 10% चाइनीज गुड्स पे लग चुका है, वहाँ पे ये लग गया उसके लिए। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट रहेंगी। यूएस मार्केट्स में क्या हाल है, जेलेंस्की के साथ में जो है, यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ में किस तरह के अपडेटेड्स रहे। तो देखो मार्केट किसी भी चीज़, यूरोपियन जो यूनियन है वो किस तरह से सोच रही है, टेक्निकल व्यू क्या है, इस तरह से सोच चुकी है, तो आप ये सब एनालिसिस होता रहता है, इन सबको अपडेट लेना चाहिए, पर लेकिन डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ एक ही वीडियो में हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स, बाय बाय।